Namaste सभी को. I am delighted to introduce to you one of the remarkable personalities in the field of surgeries, Dr. Rajesh Sinha. Dr. Rajesh Sinha is a seasoned laparoscopic surgeon. इनकी एक्सपर्टीज ना सिर्फ NHMMI बल्कि पूरे रायपुर में प्रसिद्ध है. इनके लिए इनके पेशेंट्स की हेल्थ इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और यही वजह से इनकी मेडिकल कम्युनिटी में एक अलग पहचान है. आज हम डॉक्टर राजेश सिन्हा से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बेसिक प्रश्न से जो जनरली पेशेंट्स के होते हैं और वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फायदे होते हैं. देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक थोड़ी रिलेटिवली नई टेक्निक है हमारे मेडिकल फील्ड में या कहें तो सर्जिकल फील्ड में, क्योंकि जो पहले सर्जरी होती थी पुरानी पद्धति से उसमें हम लोग चीरे के द्वारा सारे ऑपरेशन होते थे, बट उसी ऑपरेशन को हम लोग लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं. तो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग उसमें कोई बड़ा चीरा नहीं देते और कुछ 3 या 4 या 5 अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दी सर्जरी उसके हिसाब से हम लोग होल्स बनाते हैं और उससे हम लोग सर्जरी करते हैं. उसमें एक होल के थ्रू हम लोग लैप्रोस्कोप या टेलीस्कोप डालते हैं जिससे इंटरनल ऑर्गन्स का पिक्चर या फोटो एक टीवी जैसा मॉनिटर होता है उस पर दिखता है और उसको देखते हुए हम लोग बाकी होल्स से सर्जरी करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा. तो इसका फ़ायदा क्या होता है, चूँकि हम इसमें कोई बड़ा इंसिजन नहीं देते हैं और इंसिजन छोटे छोटे केवल टाइनी कट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पेन का है, क्योंकि इसमें बड़ा चीरा नहीं है तो पेन बहुत कम होता है. उसी तरीके से ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट को जल्दी हम लोग चलाने फिराने लग जाते हैं और उसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है. पेशेंट्स को दवाइयों की या पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, इन्फेक्शंस का रेट काफ़ी कम होता है, या बाद में बड़े इंसिजन में जैसे हर्निया होता है इसमें नहीं होने के चांस रहते हैं और पेशेंट जल्दी घर चले जाता है, जल्दी काम पे चले जाता है, तो उससे उसका फाइनेंशियल लॉस भी कम होता है. तो ये सारे जनरल एडवांटेजेस लैप्रोस्कोपी के होते हैं, इसीलिए लैप्रोस्कोपी पद्धति आजकल काफ़ी प्रचलित है और ओपन सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है. बहुत सारे मिथ्स होते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को लेकर, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं पेशेंट्स के, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं. तो आप ऐसे पेशेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत सारे मिथ्स अभी भी होते हैं. हालांकि ये टेक्निक आए हुए भी 25 से 30 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनके मन में बहुत सारे भ्रम या बहुत सारे मिथ्स रहते हैं जिसको लेकर उनको कंसर्न्स रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, उनको ये लगता है कि इतने छोटे होल से बड़ी सर्जरी कैसे होगी, पूरा सर्जरी इनकम्प्लीट रहती होगी, आधी अधूरी होती है, पूरा नहीं निकलता है. इस तरह के मिथ्स होते हैं. या उनको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, पेट में जब हम लोग गैस भरते हैं जिस स्पेस क्रिएट करने के लिए टू परफॉर्म दिस सर्जरी, तो वो हमेशा अंदर की तरफ रह जाता है, उनका पेट फूल जाता है. तो इस तरह के, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है. कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगता है, कि सेम बल्कि कम होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को कम दिन तक अस्पताल में रह रहा है, कम दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसकी कॉस्ट भी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी. प्लस उसको फाइनेंशियल लॉस कम है. किसी को बिजनेस है, अगर उसको 7 दिन 8 दिन या 10 दिन दुकान से हटा दो तो उसका 10 दिन का बिजनेस लॉस हुआ. यहाँ पे दूसरे दिन बोलूँगा मैं उसको दुकान पे जाओ अपना काम करो, तो उसका फाइनेंशियल लॉस वहाँ से कम हुआ. कभी कभी क्या होता है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या स्पेशल कुछ चीज़ें अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो जो हर्निया है और उसमें कोई बड़ी मेस या कंपोजिट मेस अगर लगा रहे हैं या कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ सकता है. अदरवाइज अगर इस तरह की कोई महंगी आइटम यूज नहीं हो रही है, जो ज़्यादातर में ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी पर्टिकुलर सर्जरी में ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट हो सकता है. बट अगर कॉस्ट ज़्यादा लग भी रहा है तो वो ऑफसेट हो रहा है उसके अगर जल्दी काम पे लौटने से, जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस उसका कम हो रहा है. ओके सर, हम बात कर ही रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, तो मैं खुद भी पर्सनली जानना चाहूँगी कि उसका एक डिटेल्ड आप एक एक्सप्लेनेशन बता दें इसके बारे में. टेक्निक्स मैंने बताया, जैसे उसमें पेशेंट को जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद उसको पेट में सबसे पहले तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसफलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे सर्जरी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर स्पेस जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं क्रिएट, क्योंकि ओपन सर्जरी में तो ओपन कर रहे हैं और अपन सामने देख रहे हैं तो हमारे पास पूरा एक्सेस है, लेकिन वहाँ पे हम चूँकि अंदर जाके फिल कर रहे हैं तो स्पेस क्रिएट करने के लिए CO2 गैस गर्म उसमें डालना पड़ता है, जो टेम्परेरी रहता है. और वो तुरंत एक मिनट से भी है कि गैस अंदर रह जाता है,
लेकिन हम चूंकि CO2 गैस यूज़ करते हैं तो CO2 तो हमारे बॉडी में वैसे ही प्रोटेक्शन होता है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन फिर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जब बॉडी से तुरंत निकल जाता है लंग्स के थ्रू और बॉडी ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर फिर लंग्स के थ्रू निकल जाता है, तो और वो इनर्ट होता है, कोई नुकसान भी नहीं करता है। तो पहला काम तो ये रहता है। उसके बाद हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं, जो मल्टीपल होल्स मैंने बताया, तो एक होल के थ्रू उसमें पोर्ट्स बनाते हैं, उसमें कैनुला बोलते हैं, कैनुला के थ्रू फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। तो एक पोर्ट के थ्रू लैप्रोस्कोप या टेलीस्कोप डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर सब देख के कि जिस सर्जरी के रिक्वायरमेंट के अनुसार से डिफरेंट जगह पे जहाँ जिस तरह की सर्जरी है, अलग सेकेंडरी पोर्ट्स बोलते हैं, वो डालते हैं और फिर उसके थ्रू सर्जरी करते हैं। और ये सारी सर्जरी जो है मॉनिटर में अंदर का पिक्चर देखते हुए करते हैं। इसका एक फ़ायदा और होता है कि हम एक ही पोर्ट से सारे क्वाड्रेंट्स को, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन को देख सकते हैं। ओपन सर्जरी में क्या होता है, मान लो हम गॉलब्लैडर कर रहे हैं तो जहाँ पे चीरा दिए उसी पे थोड़ा बहुत आगे पीछे देख पाते हैं। इसमें हम उसी पोर्ट से, उसी स्कोप से राइट लेफ्ट अप एंड डाउन चारों तरफ देख सकते हैं। तो कई बार कोई जो चीज़ें जो डायग्नोज नहीं है या जो नहीं पता है, वो भी कई बार हम लोग उसको देख पाते हैं। और जो पिक्चर आती है वो मैग्नीफाइड रहती है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी दिखती है। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए बड़ा इजी रहता है टू आइडेंटिफाई कि ये भाई स्ट्रक्चर ये है, इसके आसपास ये गुजर रही है, इसको निकालना है, इसको बचाना है। तो सेफ्टी वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो अगर हम बात करें सर्जरी की, तो ये कौन करवा सकता है और किसके लिए ये सूटेबल नहीं है? हाँ, करवा सकता है, पहला तो पार्ट ये है। तो उसमें ये सर्जरी कोई भी करवा सकता है। जैसे पहले ओपन सर्जरी करते हैं वैसे इसमें कोई भी सर्जरी करवा सकता है। जैसे गॉलब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया किसी को है, यूट्रस के रिमूवल की सर्जरी है, या आंतों की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की सर्जरी है जिसमें कभी गांठ बन जाता है, उस तरह की सर्जरी है। अंदर एक हाइटस हर्निया बीमारी होती है, उसकी सर्जरी है। तो ऑलमोस्ट सारी सर्जरी इससे संभव है और कोई भी करवा सकता है। कोई किसके लिए या किस पेशेंट के लिए सर्जरी सूटेबल नहीं है? हाँ, ये कभी कभी किसी पेशेंट से कंडीशन के हिसाब से, या उसकी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड मतलब पेशेंट को हमारे पास आया गॉलब्लैडर के लिए, लेकिन उसको पता पड़ा 4-5 प्रॉब्लम और है। जैसे कि मान लो उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, या उसके लंग की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसको कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है। तो उसके अनुसार से कई बार इसको मतलब कंट्राइंडिकेशन बोलते हैं। कई बार एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन होती है, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन होती है। एब्सोल्यूट मतलब कि उसे हम कर ही नहीं सकते, रिलेटिव मतलब कि कर सकते हैं, बट उसके लिए एक्सपर्टीज हो सकता है ज़्यादा चाहिए, या हमें टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े तो हम कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन तो बहुत ही कम है। अगर पेशेंट को बहुत ही बैड, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का कार्डियक फंक्शन केवल 20% 15% काम कर रहा है, तो उसमें हम नहीं कर पाते हैं, हम लोग एडवाइज नहीं करते, क्योंकि हम जब उसमें गैस भरते हैं तो वो प्रेशर डालता है हार्ट के ऊपर, और बॉडी के अंदर कुछ हेमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। उस तरह से कोई पेशेंट बहुत सीवियर अस्थमेटिक है, जिसके लंग पे एकदम उसकी फंक्शन खराब है, उस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम लोग नहीं करते हैं। या किसी पेशेंट का मल्टीपल सर्जरी हुआ है, बार बार उसको पेट खोल के 4 बार 5 बार सर्जरी हुई है पहले किसी और वजह से, तो उसमें चूंकि अंदर की जो ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, उलझे हुए रहते हैं और चिपके हुए रहते हैं, इसको हम एडिजेंस बोलते हैं। उस कंडीशन में भी करना कई बार मुश्किल होता है। अदरवाइज मोस्टली सभी केस में पॉसिबल है, सभी तरीके के पेशेंट में पॉसिबल है, सभी तरह की बीमारियों में पॉसिबल है। सर, कई बार पेशेंट कंसर्न होते हैं कि उनको सर्जरी करने के लिए या करवाने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाने के लिए पेशेंट को कितना वेट करना हो सकता है? हाँ, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इंडिया के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में लैप्रोस्कोपी काफ़ी जगहों पे, सब जगहों पे होती है, और हमारा हेल्थ सेक्टर्स काफ़ी अच्छा है। मैं तो बोलूँगा कि इन कंपेरिजन टू US एंड UK एंड अदर कंट्रीज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स को डेट्स की समस्या यूजुअली नहीं होती। ये क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ होती है US और UK में, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा प्रीडोमिनेटली सर्विसेज दी जाती है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा परसेंटेज कैटर करता है, तो यहाँ पे ये समस्या नहीं रहती। बल्कि उल्टा होता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि ये हमारे को हर्निया हो गया, हम और कितना वेट कर सकते हैं, अगले महीने हमारे घर में ये फंक्शन है, या शादी है, या यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आके करा सकते हैं क्या? किसी भी प्रॉब्लम के लिए, गॉलब्लैडर में स्टोन है तो अभी तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का पेन होता है तो और वेट कर सकते हैं क्या? स्टोन छोटा है तो उसमें वेट कर सकते हैं क्या? हर्निया छोटा है तो वेट कर सकते हैं क्या?
तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रॉब्लम में वेट करने से तो बीमारी बढ़ेगी धीरे धीरे ग्रेजुअली, एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, वो बीमारी कभी हमेशा साइलेंट रहेगी या कम प्रॉब्लम देगी ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स वो प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और कभी सीवियर एड्रेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल गॉलब्लैडर में अगर मान लो स्टोन है किसी का, तो स्टोन्स उसके जो माउथ होती है, ओपनिंग होती है, वहाँ पे आके फंस जाता है और फिर गॉलब्लैडर में प्रेशर होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको गैंग्रीन हो जाता है या सड़ जाता है या कई बार रप्चर हो जाता है और फिर पेशेंट को सेप्सिस हो जाता है या फिर वो स्टोन कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, नली में आके फंस जाता है तो पेशेंट को लीवर पे जोर पड़ता है, जॉन्डिस हो जाता है, कोलेंजाइटिस हो जाता है और पेनकेटाइटिस भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हम लोग वेट करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो जितना जल्दी करा लें उतना अच्छा है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते समय क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि सर्जरी का एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेशन। चाहे कोई भी सर्जरी हो, ओपन कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, रोबोटिक भी आजकल काफ़ी चल रहा है, तो कोई भी सर्जरी विदाउट कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन एक तो रिलेटेड रहता है कि जो हमारे टेक्निक या जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकता है, एक डिजीज स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो हम जनरली बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, मतलब अंदर CO2 गैस इंसफलेट करते हैं, पेट के अंदर भरते हैं टू मेक स्पेस, तो उससे कई बार बॉडी में हेमोडायनामिक चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर किसी पेशेंट का हार्ट फंक्शंस काफ़ी ख़राब है, लंग फंक्शंस बहुत ख़राब है, तो उस केस में हम लोग अवॉइड करते हैं। या पेशेंट बहुत ही ओल्ड एज है जिसमें हम मान के चलते हैं कि उनका लंग एंड हार्ट वीक रहेगा, तो उन सब केसों में हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है चूँकि हम लोग कोई अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं या पोर्ट्स बना रहे हैं, तो अब जो शुरू का 1-2 प्रोसीजर होता है वो ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, मतलब उस समय कैमरे में देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहला जैसे मैंने गैस भरा उसमें तो कैमरा डाला नहीं है, तो उससे रिलेटेड इंजरीज हो सकते हैं, जिसमें कि बॉल यानी कि जो इंटेस्टिन है उसमें कई बार इंजरी हो जाती है, या अंदर जो वेसल्स हैं, ब्लड की खून की नलियाँ हैं, उसमें इंजरी हो सकती है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं। दूसरा जैसे कोई भी सर्जरी जब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गॉलब्लैडर कर रहे हैं, तो गॉलब्लैडर रिलेटेड जो उसके आसपास के ऑर्गन हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि ओपन में भी हो सकते हैं। अपेंडिक्स कर रहे हैं तो अपेंडिक्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कि एक जहाँ पे स्टम्प हम लोग काटते हैं वहाँ पे बांधते हैं, वहाँ से स्लिप हो जाता है, वहाँ से लीक होने का चांस रहता है। तो ये सब स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जो रिलेटेड उससे है। लैप्रोस्कोपी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो यही है, जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द पोर्स एंड ऑल, उसमें इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, हाथ में चोट लग सकती है, हाथ कट सकती है। बट मैंने ये सब कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि जो सर्जन है उनके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लंबा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जब तक वो नहीं है तो किसी सीनियर सर्जन के साथ टीम में काम करें। जब तक उनके कोई फ्यू केसेस नहीं हो जाए 50 to 100 तब तक इंडिपेंडेंट नहीं करें, तो लोग इसे अवॉइड करने के लिए सब करते हैं। सर, अगर हम बात करें जैसे आफ्टर सर्जरी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इस पर आप पेशेंट्स को क्या गाइड, किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ओपन सर्जरी के समय में क्या होता था कि पेशेंट को बहुत दिन तक बेड रेस्ट करने बोलना पड़ता था, या नहीं चलने बोल भी रहे हो तो चल नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ पेन वगैरह। लेप्रोस्कोपी का फ़ायदा ये है कि हम जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं, मतलब पेशेंट को मॉर्निंग ऑपरेशन करते हैं, दोपहर से और शाम से इसको चलने के लिए बोलते हैं, या सिस्टर या किसी असिस्टेंट को बोलते हैं भाई इसको मोबिलाइज करो, उनको वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कराओ। तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट बहुत जल्दी ही अपने बैक टू नॉर्मल जो उनका प्रीवियस लाइफ स्टाइल था उसमें आ जाता है। तो कोई खास इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती एज पर लेप्रोस्कोपी की बात करें तो। बट कभी कभी कोई स्पेसिफिक सर्जरी में, जैसे मान लो हम हर्निया कर रहे हैं, तो हर्निया में चूँकि हम लोग मेस डालते हैं, जो जाली बोलते हैं हम लोग कॉमन भाषा में, टू कवर द डिफेक्ट, तो चूँकि मेस वहाँ से स्लिप ना हो जाए, इधर उधर खिसक न जाए, तो कई बार पेशेंट को बोलते हैं इसमें बहुत दिन तक वेट नहीं उठाना, बहुत भारी काम नहीं करना, जिम नहीं करना,
वॉकिंग वगैरह तो पहले दिन से करा रहे थे, बट हेवी वेट लिफ्टिंग, हेवी जिमिंग, हेवी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिलिंग, इस तरह के, या ड्राइविंग, इस तरह के थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं अगर हम हर्निया सर्जरी की बात करें तो। बाकी गॉलब्लैडर, अपेंडिक्स या यूट्रस रिमूवल में बहुत ज़्यादा कोई लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी आ जाता है और खाने पीने में कोई खास रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं करता। सर, अगर रिकवरी की बात हो ही रही है तो पेशेंट की रिकवरी के टाइम पे फैमिली का क्या रोल होता है, फ्रेंड्स का क्या रोल होता है? देखो, फैमिली फ्रेंड्स का एक तो सबसे बड़ा रोल इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट होता है, जो किसी भी सर्जरी के बाद हो, चाहे हम लेप्रोस्कोपी से करें, ओपन से करें, तो उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको मोरल बूस्ट करके रखें। और मैंने बताया कि इसमें कोई खास चेंजेस नहीं करने पर तो उनको कुछ खास करना नहीं होता है। बट ठीक है, अगर मैंने बोला है कि पेशेंट को मोबिलाइज करना है तो अब घर पे जाएंगे तो उनको खुद करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फैमिली का रोल हो सकता है कि उनको जो, जैसे मैंने बोला, जिस तरीके से केयर करने के लिए वो केयर करें। जो छोटे छोटे वुंड्स रहते हैं उसमें कोई ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए तो उसका केयर करने के लिए बोलते हैं। और अगर पेशेंट्स को कोई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने हर्निया का एग्जाम्पल दिया, अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको सपोर्ट करें, बिकॉज ही कैन गो टू वर्क, बट ओनली थिंग कि कोई हेवी वर्क नहीं करे, कोई हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करे, तो थोड़ा सा वो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसमें फैमिली या उनके जो फ्रेंड्स हैं या जो उनके कलीग्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। सर, जब भी किसी की कोई सर्जरी होती है तो वो कई बार लैप्स कर जाता है फिजिकल एक्टिविटी करने में। जब भी किसी की कोई सर्जरी होती है तब वो लैप्स कर जाता है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पहले की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो क्या ये सेम चीज़ लैप्रोस्कोपिक में भी होने के चांसेस हैं? नहीं, मैंने बताया एक्सेप्ट हर्निया, एक्सेप्ट जहाँ पे कि हम लोग मेस डाल रहे हैं, मोस्टली मतलब ज़्यादातर केस में कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोग किसी तरीके के लाइफ स्टाइल में उसके मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि हम जैसे सर्जरी करने के बाद पेशेंट बिल्कुल फ्री है जैसे पहले था और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी एज सुन एज पॉसिबल कर सकता है। यही तो इसका एडवांटेज है। अगर वो जिम जाना है जिम जाए, वॉक करना है वॉक करे, बल्कि करना चाहिए और इनकरेज हम लोग करते हैं कि ये सब कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सर, बहुत सारे दर्शक हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और अगर वे सोचते हैं कि वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाएंगे तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत ही अच्छी आधुनिक टेक्निक है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस डिस्कशन में बताया। दूसरा ये बताना चाहूँगा कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो एक तो तुरंत किसी सर्जन के पास, अच्छे सर्जन के पास, अच्छे सेंटर पे जाकर दिखाएं, और अगर डॉक्टर या सर्जन बोलते हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है तो ज़रूर कराएं। नहीं तो वो बीमारी बढ़ सकती है, उसके बहुत सारे खतरनाक परिणाम और खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और जो बहुत सारे मिथ्स हैं, अगर उनको क्लियर करना है तो एक्सपर्ट के पास ही जाएं, इधर उधर आसपास के लोगों से न पूछ के अपनी एक राय बनाएं, या किसी क्वैक या किसी नीम हकीम टाइप के डॉक्टर के पास न जाएं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है तो गलत जानकारी देंगे और उनको एक मन में लेके बैठे रहेंगे, और फिर उनसे क्या होगा कि वो अपनी सर्जरी को डिले करेंगे या ट्रीटमेंट को डिले करेंगे और उनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो कोई भी प्रॉब्लम को टाले नहीं, क्योंकि उनका हेल्थ उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशूज़ है। हेल्थ है तो सब कुछ है, कहते हैं ना, स्वास्थ्य है तो जहान है, तो उस पर वो ज़रूर ध्यान दें, उसको नेगलेक्ट नहीं करें और तुरंत अपने किसी जो भी इनको सर्जन के पास या किसी अस्पताल में जाकर दिखाएं और जैसा उनको बताया जाए वैसे करें। सही गाइडेंस, सही कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हमने डॉक्टर सिन्हा से आज बात की, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आप जितने भी लोग देख पा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। टेक केयर एवरीवन। इसी के साथ हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।